तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम देश के सबसे पेचीदा और चर्चित मामलों में से एक यानी दिल्ली शराब घोटाले को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ बिल्कुल साफ है, कोई राजनीतिक पक्षपात नहीं, कोई हवाई बातें नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ सीबीआई और ईडी की उन ऑफिशियल चार्जशीट्स और फैक्ट्स पर बात करेंगे जो सीधे कोर्ट में पेश किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक नई पॉलिसी का ड्राफ्ट बनने से लेकर बात देश के टॉप नेताओं की गिरफ्तारी तक पहुंच गई। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम नई शराब नीति को समझेंगे, फिर उसमें हुई अनियमितताएं और राजस्व का नुकसान, उसके बाद द साउथ ग्रुप कनेक्शन, फिर गोवा फंड्स की ट्रेसिंग और आखिर में बात करेंगे मुख्य सबूतों और गिरफ्तारियों की। तो शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से, द न्यू लिकर पॉलिसी यानी नई शराब नीति। साल 2020 की बात है। उस वक्त करीब 25% टैक्स चोरी हो रही थी और सरकार को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो सिस्टम में बदलाव तो जरूरी था। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि 2021 की इस नई पॉलिसी के वादे कितने ज्यादा महत्वाकांक्षी थे। पुरानी व्यवस्था में जहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों दुकानें हुआ करती थीं, वहीं नई पॉलिसी में इसे 100% प्राइवेट कर दिया गया। पूरी दिल्ली को 32 जोन्स में बांट दिया गया। लाइसेंस फीस सीधा बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई और ड्राई डेज उन्हें 23 से घटाकर सिर्फ 3 कर दिया गया। और इन सब बड़े बदलावों के पीछे सरकार का सीधा सा गणित क्या था? एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जंप। सरकार का दावा था कि इस नई पॉलिसी के आते ही राज्य का जो रेवेन्यू 5,000 करोड़ रुपए था, वो उछाल मारकर सीधा 8,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अनियमितताएं और राजस्व का नुकसान। असल में जो सोचा गया था और जो जमीन पर हुआ, उसमें बहुत बड़ा फर्क था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 24.5 मिलियन लीटर्स। पुरानी पॉलिसी में दिल्ली में शराब की जो औसत खपत 13.2 मिलियन लीटर थी, वो नई पॉलिसी आते ही लगभग दोगुनी हो गई। मतलब बाय वन गेट वन फ्री जैसे इतने भारी डिस्काउंट दिए गए कि शराब की खपत सचमुच आसमान छूने लगी। लेकिन और यही एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास खड़ा होता है। शराब की खपत तो दोगुनी हो गई, लेकिन सरकारी खजाने का रेवेन्यू बढ़ने के बजाय रहस्यमय तरीके से गिर गया। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? तो एजेंसियों के मुताबिक बिना सही अप्रूवल के 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर बांट दिए गए और कई दुकानें तो नियमों को ताक पर रखकर स्कूलों और मंदिरों के पास खोल दी गईं। नतीजा ये हुआ कि 849 में से सिर्फ 644 दुकानें ही खुल पाईं। इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से बदलीं कि क्या कहें। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने एक बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट पेश की जिसमें नियमों के उल्लंघन की बात थी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि 31 जुलाई को ये पूरी नई पॉलिसी ही रद्द करनी पड़ी। और इसके तुरंत बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 22 अगस्त को ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। और इसी पॉइंट से पूरी जांच एक बहुत ही अहम सवाल पर आकर टिक जाती है। होलसेलर्स का प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 5% तय किया गया था, वो अचानक बिना किसी कैबिनेट मीटिंग के 12% कैसे हो गया? सीबीआई और ईडी की पूरी जांच का ये सबसे बड़ा आधार है। चलिए अब तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, द साउथ ग्रुप कनेक्शन। इस 12% के रहस्य के पीछे एजेंसियों ने एक बहुत ही प्रभावशाली ग्रुप का नाम लिया है, साउथ ग्रुप। चार्जशीट के मुताबिक ये दक्षिण भारत के शराब व्यापारियों और राजनीतिक हस्तियों का एक ऐसा गठबंधन था जिसमें के कविता और सरथ रेड्डी जैसे नाम शामिल थे। एजेंसियों का दावा है कि इस ग्रुप ने विजय नायर जैसे बिचौलियों का इस्तेमाल किया ताकि वो दिल्ली की टॉप लीडरशिप से संपर्क साध सकें और इस पॉलिसी को अपने मुनाफे के हिसाब से मोड़ सके। इस पूरी कहानी में ईडी की चार्जशीट में दर्ज एक दावा बहुत चर्चा में रहा। एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने एक फेस टाइम कॉल के दौरान एक शराब कारोबारी से कहा था, विजयन मेरा लड़का है और तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ जांच एजेंसी का दावा है, जो अभी तक कोर्ट में साबित नहीं हुआ है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि इस कथित डील का पूरा मैकेनिज्म काम कैसे कर रहा था। चार्जशीट कहती है कि होलसेलर्स का मार्जिन 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। अब इस बढ़े हुए मार्जिन में से 6% हिस्सा किकबैक यानी रिश्वत के तौर पर वापस राजनीतिक दल को जाना था और इसी मुनाफे के एडवांस के रूप में साउथ ग्रुप ने कथित तौर पर 100 करोड़ रुपए बिचौलियों तक पहुंचाए।
अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर 100 करोड़ की बात सच है तो उसमें से 45 करोड़ रुपए बिना किसी बैंक ट्रांजैक्शन के छुप-छुपाकर चुनाव की फंडिंग के लिए इतनी दूर कैसे भेजे गए? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे हिस्से में, ट्रेसिंग द गोवा फंड्स। चार्जशीट में इस पूरे फाइनेंशियल ट्रेल को बहुत बारीकी से मैप किया गया है और इसका केंद्र है अंगड़िया सिस्टम। अभी अंगड़िया सिस्टम क्या है? ये एक सदियों पुराना इनफॉर्मल कैश कुरियर नेटवर्क है। इसमें लोग बिना किसी बैंक के सिर्फ एक गुप्त कोड के जरिए एक शहर से दूसरे शहर तक हवाला के थ्रू करोड़ों का कैश पहुंचा देते हैं। एजेंसियों का दावा है कि इस केस में पैसों को ट्रांसफर करने के लिए इसी नेटवर्क का भरपूर इस्तेमाल हुआ। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में एक बहुत ही सटीक आंकड़ा दिया है, 44.6 करोड़ रुपए। उनका आरोप है कि ये भारी भरकम रकम कई अलग अलग अंगड़िया नेटवर्क से होते हुए आखिरकार गोवा में आर कांतिलाल अंगड़िया नाम के एक ऑपरेटर तक सफलतापूर्वक पहुंचाई गई। अब ये पैसा खर्च कैसे हुआ? एजेंसीज बताती हैं कि गोवा चुनावों में जिन वेंडर्स और कैंपेनर्स ने काम किया उन्हें स्प्लिट ट्रांजैक्शन में पेमेंट की गई। मतलब थोड़ा हिस्सा लीगल इनवॉइस के जरिए वाइट में दिया गया और एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं अंगड़िया नेटवर्क्स के जरिए सीधे कैश में दे दिया गया। चार्जशीट में इसे साबित करने के लिए कई कर्मचारियों के बयान और चैट्स भी शामिल किए गए हैं। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी चैप्टर पर, मुख्य सबूत और गिरफ्तारियां। और ये बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि सीबीआई और ईडी ने आखिर कोर्ट में कौन से ठोस सबूत पेश किए हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। ओबरॉय होटल के बिजनेस सेंटर की 36 पन्नों वाली वो फोटोकॉपी जो कथित तौर पर कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही करा ली गई थी। 1.38 करोड़ रुपए की कीमत के 170 मोबाइल फोन्स जिन्हें कथित तौर पर नष्ट कर दिया गया। कंप्यूटर फॉरेंसिक में मिली वो मॉडिफाइड फाइल जिसमें 5% को 12% किया गया था, और अंगड़िया के ठिकानों पर पड़ी रेट से मिली नकद पर्चियां। अब इन सबूतों के आधार पर टॉप लीडरशिप की जो गिरफ्तारियां हुई उसका आधार बहुत दिलचस्प है। उन्हें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया कि उनके किसी पर्सनल बैंक अकाउंट में पैसा आया था, बल्कि एजेंसियों ने कोर्ट में ये तर्क रखा है कि ये पूरी राजनीतिक पार्टी ही एक एंटिटी यानी एक संगठन की तरह काम कर रही थी, जिसे इस कथित रिश्वत और पॉलिसी में बदलाव का सीधा चुनावी फायदा मिला। तो आखिर में ये पूरा एक्सप्लेनर इस एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकता है। क्या जांच एजेंसियां अदालत में इतने पेचीदा पैसों के ट्रेल को सच में साबित कर पाएंगी, या फिर ये भी इतिहास के उन अनगिनत राजनीतिक घोटालों की तरह ही रह जाएगा जहां आरोप तो बहुत बड़े थे लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाया? खैर, इसका असली फैसला तो अब सिर्फ और सिर्फ माननीय अदालत के हाथ में ही है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।